बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा सग परस्त इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। सार्जेंट नीमो ने उसे ताक दिया था। पस्ता कद और गठेले जिस्म का आदमी था। घनी और ढलकी हुई मूंछों के ऊपर छोटी छोटी चमकदार आंखें कुछ अच्छा तासुर नहीं रखती थीं। अव्वल दर्जे का चालाक और फुर्तीला आदमी मालूम होता था। वो दो दिनों से मुसलसल वही नीमो और सफदर का ताकुब कर रहा था। इस वक्त इनके साथ रोजा मैक्सवेल भी थी। नीमो का कार ड्राइव कर रहा था और वो उसके साथ अगली ही सीट पर बैठी थी। सफदर पिछली सीट पर मौजूद था। नीमो ने उकुबनुमा आईने का जाविया मुताकिब गाड़ी की तरफ उसकी तरफ नजर रखने के लिए बदलते हुए कहा, मिस मैक्सवेल, अगर तुम्हें यहाँ की अदालत से सजा मिल जाए तो तुम्हारा क्या हशर होगा? तबाही और बर्बादी के अलावा और क्या होगा? मैक्सवेल ने कहा। हमें अफसोस है कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, नीमो ने कहा। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर उसी औरत के साथ क्यों नहीं जाने दिया था? मुझे अपने साथ क्यों लाए थे? रोजा ने कहा। बस हो गई हिमाकत, अब उसे कहां तलाश करते फिरे? नीमो बोला। मैं नहीं समझ सकती कि जब तुम ही लोग मामला साहिबे मामला हो तो मुझे वापस क्यों नहीं भिजवा सकते? रोजा ने कहा। मैं पहले कह चुका हूं कि ये हमारे प्राइज में शामिल नहीं। तेहरान वाले जाने, हमने तो बस अंदाजा लगा लिया है कि यहाँ की पुलिस किस जाविये से हम पर हमला कर सकती है। सफदर बोला। खुदावंदा, मेरा क्या होगा? रोजा गलोगीर आवाज में बोली। तुम सबर से काम क्यों नहीं लेती? हो सकता है इसी दौरान में तेहरान से तुम्हारे लिए कोई हिदायत आ जाए, नीमो ने कहा। और अगर ना आई तो? रोजा बोली। अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? वैसे तुम्हें हमारे साथ क्या तकलीफ है? नीमो बोला। कुछ भी नहीं, रोजा ने कहा। कभी हमारा रवैया तुम्हारे साथ नामुनासिब रहा है? सफदर ने पूछा। हरगिज नहीं, तुम दोनों बेहद शरीफुन नफ्स हो, रोजा बोली। बस तो फिर सब्र करो और देखो कि पर्दे गैब से क्या ज़हूर में आता है, सफदर ने कहा। तुम दोनों कहाँ रहते हो? रोजा ने पूछा। हमारा कोई खास ठिकाना नहीं है, नीमो बोला। मुझे तन्हा क्यों डाल दिया है? रात को बहुत डर मालूम होता है, रोजा ने कहा। सवाल यह है तुम इसे पसंद भी करोगी या नहीं, नीमो ने कहा। मैं नहीं समझी, रोजा बोली। यही कि हम भी अगर तुम्हारे साथ उसी इमारत में रहें, नीमो बोला। मैं पसंद क्यों नहीं करूंगी? तुम लोग अजीब किस्म की बातें कर रहे हो, रोजा ने कहा। बात दरअसल यह है कि तुम्हारी वजह से हम भी पुलिस की नजरों में आ गए हैं, इसलिए आजकल हमारा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। अपने आदमियों में वापस जाकर उन्हें भी दुश्वारी में नहीं डाल सकते, नीमो बोला। तब तो और भी अच्छा होगा कि मेरे साथ ही रहो। लेकिन ये तो बताओ कि पुलिस मुझे या तुम लोगों को पकड़ क्यों नहीं लेती? रोजा ने कहा। वो हमारी सही तादाद का अंदाजा लगाने के बाद ही हम पर हाथ डालेगी। अभी तो हम सिर्फ दो ही इसकी नजरों में आए हैं, सफदर बोला। मैं समझ गई, तुम लोग बहुत मोहतात हो। पिछली गाड़ी बदस्तूर ताकुब कर रही थी। थोड़ी देर बाद रोजा बोली। बहरहाल अब तुम तेहरान वालों को मुतला करोगे कि यहाँ सचमुच की पुलिस हरकत में आ गई है, रोजा ने कहा। जाहिर है, नीमो बोला। तो फिर उनसे ये भी मालूम करोगे कि अब मेरा क्या बनेगा, रोजा ने कहा। तुम्हारे सिलसिले में हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि तुम हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो। वैसे हमें तुम्हें से हमदर्दी जरूर हो गई है। उन्होंने तुम्हें $5000 इसलिए नहीं दिए थे कि तुम्हें अपना दर्द सर बना लें। अगर इस जंजाल से निकल सकती हो तो निकल जाओ, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तुम महज एक मोहरा हो। अहमियत खेल की होती है, मोहरों की नहीं। अगर शतरंज की बिसात से कोई मोहरा गुम हो जाए तो उसकी जगह मिट्टी की डली रख लेते हैं और खेल जारी रहता है, सफदर ने कहा। तो फिर क्या मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए? रोजा बोली। लेकिन फिर उन $5000 का क्या होगा जो तेहरान में तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा कराए गए हैं? सफदर ने पूछा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, रोजा बोली। जब कुछ समझ में ना आए तो दूसरों के मशवरे पर अमल करना चाहिए, नीमो बोला। अरे तो और मैं क्या कह रही हूँ, रोजा बोली। तुम सिर्फ मायूसी की बातें कर रही हो, नीमो ने कहा। फिर मैं क्या करूं? अपनी लाश पर बैठकर गीत नहीं गा सकती। शायरी की भी जरूरत नहीं, एक मामूली सा काम है, शायद बेहतरी की कोई सूरत निकल आए, नीमो बोला। कुछ बताओ भी तो सही, रोजा बोली। जिस वक्त से हम बाहर निकले हैं एक आदमी हमारा ताकुब किए जा रहा है।
अब हमें देखना है कि कोई इसकी भी तो देखभाल नहीं कर रहा, नीमो ने कहा। मैं समझी नहीं, रोजा बोली। मुमकिन है कि कोई उसकी भी निगरानी कर रहा हो, कि अगर उस पर कोई अवतार पड़े तो वो उसकी मदद कर सके, नीमो ने कहा। चलो ठीक है, मैं समझ गई, रोजा ने कहा। अब हम एक वीराने की तरफ गाड़ी मोड़ते हैं। अगर पिछली गाड़ी भी ताकुब में आई तो हम गाड़ी रोक देंगे और तुम गाड़ी से उतरकर बचाओ बचाओ चीखती हुई इस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ना, सफदर ने कहा। इससे क्या होगा? बस देख लेना, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है और नतीजे की जिम्मेदारी तुम पर ना होगी। फिलहाल तुम्हारा तहफ्फुज हमने अपने जिम्मे लिया हुआ है, नीमो ने कहा। अच्छी बात है, लेकिन अंधेरे में ठोकर खाकर गिर भी सकती हूँ, रोजा ने कहा। उसकी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में ही रहने की कोशिश करना। हम ऐसी जगह गाड़ी मोड़ेंगे जहां तेज रफ्तारी मुमकिन ना हो, उसे भी रफ्तार कम करनी पड़ेगी, नीमो ने कहा। पता नहीं क्या करना चाहते हो, वो आहिस्ता से बड़बड़ाकर रह गई। वो शहरी आबादी से दूर निकल आए थे। आसमान अबर आलूद होने की बिना पर यहाँ तारीकी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। नीमो ने अपनी गाड़ी कच्चे में मोड़ दी। सफदर ने मुड़कर देखा। पिछली गाड़ी सड़क पर ही रुक गई। गालिबन ताकुब करने वाला फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं कर सका। वो सड़क पर ही रुक गए। अब तुम गाड़ी रोक ही दो, सफदर बोला। मैं क्या करूं? क्या करूं? रोजा एक यकबैक नर्वस हो गई। उतरकर उसकी तरफ दौड़ लगा दो, नीमो ने गाड़ी रोकते हुए कहा। कैसे? ओह जल्दी करो वरना खेल बिगड़ जाएगा, वो खुद ही भाग खड़ा होगा, नीमो ने इसका शाना पकड़कर धकेलते हुए कहा। वो उतरी थी और बचाओ बचाओ चीखती हुई दूसरी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। कौन है? क्या है? खबरदार, फायर कर दूंगा, रिवॉल्वर है मेरे पास, सड़क पर से आवाज आई। बचाओ बचाओ, वो बराबर चीखे जा रही थी। एक जगह ठोकर खाकर गिरी भी थी, फिर उठी और गाड़ी की तरफ दौड़ती रही। गाड़ी से कोई उतरकर आवाज की सिमत में बढ़ा। उसने अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था और हेडलैम्प भी रोशन ही रखे थे, लेकिन इधर तो अंधेरा ही था। इसके बावजूद भी वो रोजा तक पहुंच गया। वैसे ये और बात है, उसकी कोई मदद करने से कबल खुद ही बेबस हो गया था। कोई वजनी चीज उसके सर के पिछले हिस्से पर पूरी कुवत से पड़ी थी और वो पहले तो शशदर रह गया था और फिर चुपचाप ढेर हो गया। कैसी रही? रोजा ने करीबी नीमो की आवाज सुनी। ठीक है, तुम रोजा को लेकर जाओ और मैं इसको इसी की गाड़ी में लेकर जाऊंगा, ये सफदर की आवाज थी। नीमो ने रोजा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चला। ये सब क्या हो रहा है? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए फिलहाल खामोश रहो। रोजा के कदम लड़खड़ा रहे थे। किसी ना किसी तरह वो गाड़ी तक पहुंची। नीमो ने उसे बैठने में मदद की थी। वो सीट पर बैठी हाँफती रही। तुम अजीब हो, मगरिबी ममालिक की लड़कियां तो बड़ी स्मार्ट और एडवेंचर की शौकीन होती हैं, नीमो कुछ देर बाद बोला। मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की हूं, इन फजूलियात में कभी नहीं पड़ी, वो रूहानसी होकर बोली। खैर खैर, किस्सा खत्म हो गया, अब तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, नीमो उसका शाना थपक कर बोला। इधर ताकुब करने वाले की गाड़ी शहरी आबादी की तरफ मुड़ रही थी। रोजा ने मुड़कर देखा और बोली, वो उसे कहां लेकर जाएगा? इन बातों में सर ना खपाओ, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कुछ समझी या नहीं? हाँ हाँ, अब बहुत बेहतर हूं, रोजा ने कहा। नीमो ने इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी रिवर्स गियर में डाली और फिर उसे सड़क पर लेकर गया। ये तजर्बात जिंदगी भर याद रहेंगे। तुम लोगों ने उसे मार डाला, रोजा मिनमिनाई। हम कातिल नहीं हैं, सिर्फ बेहोश किया है, नीमो ने हंसकर कहा। कातिल ना सही, खतरनाक तो हो। एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया, रोजा ने कहा। यह तो होता ही रहता है, कभी हम उनके काबू में और कभी वो हमारे शिकंजे में, नीमो ने कहा। अब तुम लोग भी नहीं बच सकोगे, रोजा ने कहा। हमारी फिक्र ना करो। फिर मेरा क्या होगा? रोजा बोली। नीमो कुछ ना बोला। उसकी गाड़ी भी अब भी शहरी आबादी की तरफ जा रही थी। स्कीम के मुताबिक अब उस इमारत की तरफ नहीं जाना था जहां रोजा मुकीम थी। आखिर वो उसे कहां लेकर गया होगा? रोजा ने थोड़ी देर बाद पूछा। जहां मुनासिब समझेगा ले जाएगा, नीमो बोला। तुम्हारे यहाँ की चर्च सारी दुनिया में मकबूल है, रोजा ने कहा। हम बहुत प्यार से तैयार करते हैं, नीमो ने कहा। इधर पुलिस भी तो बहुत तेज है। हुआ करे चर्च बाहर जाकर रहती है, नीमो बोला। हमारे यहाँ के लोग पुलिस से भिड़ने की कोशिश नहीं करते। हम लाजवाब हैं, नीमो बोला। अरे अरे, अब कहां ले आए हो? रोजा चौंक कर बोली, क्योंकि गाड़ी राना पैलेस के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। दूसरी जगह। इस तरह पुलिस ने हमारा सुराग गुम कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ वही हमारी निगरानी कर रहा था, रोजा ने कहा।
कतई, क्योंकि वापसी के सफर में मुझे कोई और दिखाई नहीं दिया। अब वो इमारत तो जरूर उनकी नजरों में रहेगी जिसमें तुम मुकीम थी, उसके अलावा और कोई सुराग नहीं, नीमो ने कहा। तो अब मुझे अपने बारे में पूरी उम्मीद रहना चाहिए, रोजा बोली। बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हारी वापसी नामुमकिन है। नीमो ने अंदर पहुंचकर गाड़ी रोक दी और उसने उतरने को कहा। ओह, ये तो कोई बहुत बड़ी इमारत है, क्या यहाँ तुम्हारा बॉस रहता है? रोजा ने कहा। बॉस कहीं नहीं रहता और हर जगह रहता है, नीमो बोला। मेरा ख्याल है कि अब मैं यहाँ कैदियों की तरह रहूंगी, रोजा ने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, अगर बाहर निकली तो सीधी जेल जाओगी, क्योंकि तुम्हारे ही सिलसिले में फोर्स का एक आदमी गायब हो गया है, नीमो ने कहा। मैं समझती हूँ, तुम मुतमईन रहो, मैं बाहर निकलने की कोशिश नहीं करूंगी, वो बोली। सफदर बरामदे में खड़ा मिला। ओह, तो वो भी यहीं लाया गया है, रोजा चौंक कर बोली। उसे भूल जाओ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, सफदर बोला। वो कुछ ना बोली। सफदर ने उसे एक कमरे में पहुंचाया था और फिर बरामदे में वापस आ गया था। नीमो यहीं उसका मुंतजिर था। क्या होश में आ गया? नीमो ने पूछा। नहीं, तुमने शायद जोरी से हाथ झाड़ दिया था, सर फट गया है, सफदर बोला। खैर, ये मरहला भी तय हुआ, वो वहां से हटा दी गई, लेकिन हम बदस्तूर उसी इमारत में रहेंगे या हमें भी उसी जगह से हटना पड़ेगा? नीमो ने पूछा। अगर हम वहां से हट गए तो मजीद अफराद किस तरह हमारे इल्म में आएंगे? सफदर बोला। मतलब यह कि हमें भी इसी के लिए तैयार रहना चाहिए, नीमो ने कहा। किस लिए? सफदर ने पूछा। जिस तरह हम उनके एक आदमी को काबू में कर लाए हैं, इसी तरह वो हम पर भी हाथ डाल सकते हैं, नीमो बोला। क्यों नहीं? जाहिर है कि वो भी जानना चाहेंगे कि उनका आदमी कहाँ गायब हो गया है, लेकिन अगर हम में से कोई गायब हुआ तो हमारे आदमियों को इल्म होगा कि उसे कहाँ लेकर जाया गया है, सफदर बोला। मतलब यह कि हम खुद भी अपने आदमियों की जेर निगरानी हैं, नीमो ने कहा। जाहिर है, लेकिन ये चक्कर अभी तक समझ में नहीं आया, नीमो ने कहा। चक्कर समझाने वाला यहाँ मौजूद नहीं है, वरना चक्कर भी समझ में आ जाता, सफदर बोला। क्या अभी तक शाहदारा में ही हैं? नीमो ने पूछा। मैं नहीं जानता, तुम्हारे बयान के मुताबिक अगर वो तार शाहदारा से आया था तो वही होंगे, सफदर बोला। वो मैसेज जहन से चिपक कर रह गया है, कुत्तियां बच्चे देने वाली है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था कि वो इनके लिए खुशखबरी थी या कोई बुरी इत्तला थी, नीमो ने कहा। थकाते रहो अपने जहन को, सफदर बोला। अब हमें क्या करना है? नीमो ने कहा। अपने ठिकाने पर वापस चलेंगे, सफदर बोला। ठीक उसी वक्त ब्लैक जीरो बरामदे में दाखिल हुआ, जिसे वो ताहे के नाम से जानते थे, और उनकी दानिश में वो राना पैलेस का मुंतजिम था। वो होश में आ गया है, उसने इत्तला दी। तो फिर हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? हमसे सिर्फ इतना ही कहा गया था कि उसे काबू में करके यहां पहुंचा दे, सफदर बोला। अब उसके बारे में जो हिदायत मिलेंगी उससे मुझे मुतला कर दीजिएगा, उसने बड़े अदब से कहा। अच्छी बात है, सफदर ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। उस बेचारे को क्या इल्म था कि हिदायत भी उसी से मिलेंगी और उसी को पहुंचाई भी जाएंगी, क्योंकि इमरान की अदम मौजूदगी में ब्लैक जीरो ही X2 का रोल अदा करता था। दिन खत्म हो गया, लेकिन वो दोनों वापस ना आए, और अब तो शाम भी आहिस्ता आहिस्ता तारीकियों में डूबी जा रही थी। साथ ही गजाला भी आपे से बाहर होती जा रही थी। तुमसे ज्यादा बेवकूफ आदमी आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा, फाड़ खाने वाले लहजे में इमरान से बोली। अब तो गुजर गया, इमरान लापरवाही से बोला। यहां से निकल जाने का बेहतरीन मौका जाया किया है तुमने, गजाला बोली। अब तो जो कुछ होना था हो चुका, इमरान बोला। रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, गजाला ने कहा। आराम से, पिछली रात बेहोशी में गुजरी थी, अब जरा एक अदद होश वाली भी गुजार ले। अरे हाँ, रात के खाने में क्या होगा? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानती, गजाला बोली। जाहिर है कि अंडों के अलावा और क्या है यहाँ, लेकिन आखिर अंडे आते कहां से हैं? इमरान ने कहा। खामोश रहो, गजाला बोली। हंसी खुशी गुजारा हो जाए तो आसान हो जाती है, इमरान ने कहा। वो चलना में उसे कहर आलूद नजरों से घूरती हुई बोली। अब तो तुम भी मुझे इसी साजिश की कड़ी मालूम होने लगे हो। कड़ी नहीं, कड़ा, मुजक्कर हूं मैं, इमरान ने कहा। शट अप, वो बोली। जैसी आपकी मर्जी, मैं तो दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था, इमरान ने कहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, वो बोली। क्या ये भी नहीं कि उस स्टेन गन का मैगजीन बिल्कुल खाली था? इमरान ने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि स्टेन गन सिर्फ धमाके के लिए थी, यानी वो नहीं चाहते थे कि सेवन भी कोई गोली चल जाए, इमरान ने कहा। अब शायद मैं तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगी, गजाला बोली। इससे बेहतर कोई बात ना होगी। वैसे इसमें पागल कर देने वाली कोई बात नहीं, इमरान ने कहा।
तुम चूंकि पूरी तरह पागल हो चुके हो, इसलिए तुम्हें किसी बात का एहसास ही नहीं हो सकता, गजाला ने कहा। मैं आपको समझा सकता हूं कि कोई गैर मामूली बात नहीं। इन्हें आपके बारे में गलत फहमी हो गई है, इमरान ने कहा। किनको गलत फहमी हो गई है? गजाला ने पूछा। वही जिनके मोहरे हैं आपके वालिद साहब, इमरान बोला। तुम ख्वामख्वाह इल्जाम तराशियां किए जाओगे, गजाला ने कहा। अगर मोहरे नहीं हैं तो उनकी पोजीशन और ज्यादा खराब हो जाती है, इमरान बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? गजाला बोली। वो समझा कि शायद मैं आप ही के इशारे पर इधर मुतवज्जा हुआ हूं, इमरान बोला। अच्छा, तो फिर? अब वो जानना चाहते हैं कि आप इन मामलात से किस हद तक वाकिफ हैं और मुझे कितना बताया है, इमरान ने कहा। अगर ये बात है तो डैडी भी खतरे में होंगे, गजाला बोली। हो सकता है, इमरान ने कहा। और तुम यहां बैठे बातें बनाते रहोगे, गजाला ने कहा। वो हमें कत्ल कर देते अगर ये मालूम ना करना होता कि कोई बात हमसे आगे तो नहीं बढ़ी, इमरान ने कहा। अब खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो, गजाला ने कहा। हकीकत अर्ज कर रहा हूं, मैं तो भागने की कोशिश की थी लेकिन आपने नहीं भागने दिया। तहखाने में नहीं जाना चाहता था, इमरान ने कहा। लेकिन तुमने इस वक्त इतनी ज्यादा अहमियत क्यों नहीं दी थी, गजाला ने कहा। अहमियत ना देता तो भागने की कोशिश क्यों करता, इमरान बोला। वो कुछ ना बोली, निचला होंठ दांतों में दबा लिया और पेशानी पर सिलवटें पड़ गईं। आंखें सोच में डूबी हुई थीं। इमरान हाथ उठाकर बोला, अब मेरा मशवरा सुनिए, उधर देखिए। वो हमसे अलग अलग पूछगछ करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ मुझे लेकर जाना चाहा था। बहरहाल आप उन्हें हरगिज ये ना बताइएगा कि आप मुझे बाबा सख्त परस्त और अपने डैडी के ताल्लुकात के बारे में बता चुकी हैं, बल्कि सिरे से उस बाबा का जिक्र ही ना आने पाए, इमरान ने कहा। मैं नहीं समझी, तुम क्या कहना चाहते हो? आखिर बाबा सख्त परस्त का यहाँ क्या जिक्र, गजाला बोली। मेरी छठी कह रही है कि आपके डैडी उसी का मोहरा है, इमरान ने कहा। अपने बयान के मुताबिक तो तुमने पहले कभी उनका नाम तक नहीं सुना, गजाला ने कहा। अब सुन लिया है नाम, लेकिन शक्ल आज तक नहीं देखी, इमरान बोला। फिर ख्वामख्वाह हुक्म क्यों लगा बैठे हो? उनका शुमार शहर के मौजिजीन में होता है, गजाला ने कहा। बड़े बड़े जुराइम के मुरतकिब मौजिजीन ही होते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं, इमरान बोला। कम अज कम मैं तस्लीम नहीं कर सकती। बिलाशुबा मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं, लेकिन इसका यह मतलब ही नहीं कि मैं कोई बड़ा जुर्म उनसे मंसूब कर सकूं, गजाला ने कहा। अगर आपने मेरे मशवरे पर अमल ना किया तो खुद ही आंजहानी हो जाएंगी और मेरे लिए खल्द आशियानी हो जाने का मौका फराम कर देंगी, इमरान बोला। यानी अगर मैंने बाबा सख्त परस्त का हवाला भी दिया तो हम मार डाले जाएंगे, गजाला ने कहा। फिलहाल अकल यही कह रही है, इमरान बोला। मिस्टर ढम, ये जीती जागती दुनिया की बातें हैं और बाबा सख्त परस्त किसी पुरस्कार नावल का किरदार नहीं है। जीती जागती दुनिया के मुजरिम कम से कम लोगों की नजरों में आना चाहते हैं और ज्यादा पब्लिसिटी से दूर भागते हैं। खुद को सख्त परस्त कहलवा कर अपनी शौहरत को चार चांद नहीं लगाते, गजाला ने कहा। कुछ लोग बाज नफ्सियाती कमजोरियों के भी शिकार होते हैं, जुराइम करते हैं और बार बार दूसरों के सामने आते हैं, महज इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा खुद एतमादी पैदा कर सकें। बाबा ऐसे ही लोगों में से मालूम होता है, इमरान बोला। खत्म भी करो, मैं एहतियात रखूंगी इस सिलसिले में, वो उकता कर बोली। और रात के खाने का क्या होगा, इमरान ने कहा। डबल रोटी खत्म हो गई, आटा गूंदना नहीं आता, रोटियां कभी नहीं पकाई, उसने कहा। तो वो दाल और चावल मिलाकर जो उबालते हैं, क्या कहते हैं उसे? लेकिन दाल मूंग की ना हो, इमरान ने कहा। खिचड़ी खिचड़ी, लेकिन मूंग की दाल, इमरान से हिलाकर बोला था। मुझे भूख नहीं है, वो बोली। बेहतर है, मैं पत्थर चबाकर गुजार कर लूंगा, लेकिन अब केरोसिन लैंप तो रोशन कर दीजिए, अंधेरा फैल गया है, इमरान बोला। दफतन अजीब सा शोर फिजा में गूंजने लगा। पहले तो दोनों ही बौखला गए थे, लेकिन फिर जल्दी समझ गए कि बैंड बाजे की आवाज थी। ऐसा ही लगता था जैसे दरवाजे पर कोई बारात आ ठहरी हो। इमरान ने हवन्नकों की तरह गजाला की तरफ देखा और फिर सदर दरवाजे की जानिब आंखें फाड़ने लगा। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे दरवाजा भी पीटा जा रहा हो। गजाला जल्दी से किचन की तरफ दौड़ गई और लैंप रोशन कर लाई। दरवाजा अब भी पीटा जा रहा था। इसने इमरान से कहा, दरवाजा हरगिज मत खोलना। लेकिन बैंड बाजा लेकर क्यों आए हैं, इमरान ने कहा। मैं क्या जानूं, गजाला बोली। मैं तो उधर के रिवाज से वाकिफ नहीं हूं, हो सकता है ऐसे मौके पर बैंड बाजा भी लाते हो, इमरान बोला। कैसे मौके पर, गजाला आंखें निकालकर बोली। मतलब ये कि, इमरान ने कहना चाहा। वो कुछ और ना कह सका क्योंकि उसका जहन अचानक तारी हो जाने वाले सन्नाटे की तरफ मुतवज्जा हो गया था।
बाजों की आवाजें थम गई थीं और दरवाजा भी पीटा नहीं जा रहा था। ये दोनों बदस्तूर राहदारी में खड़े थे और गजाला ने दोनों हाथों से केरोसिन लैंप पकड़ रखा था। यकबैक बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलिए योर हाइनेस, आप नवाब ऑफ झापिक टोला के मेहमान हैं। हुजूर नवाब साहब ने खासा भिजवाया है। इमरान ने उल्लुओं की तरह दीदे नचाए, क्योंकि खुद भी किसी जमाने में प्रिंस ऑफ ढम्प रह चुका था। दरवाजा खोलिए जनाब, आवाज फिर से आई। यहाँ कोई हिज हाइनेस नहीं रहता, इमरान ने कहा। दरवाजा खोलिए योर हाइनेस, हुजूर नवाब साहब ने फरमाया है कि आपके दुश्मन पसपा कर दिए गए हैं, बाहर से आवाज आई। ओह, बड़ी अच्छी खबर लाए हो तुम, हम खुश हुए, इमरान बोला और गजाला हैरत से उसे देखने लगी। अजीब सा लहजा था, बिल्कुल शहजादों ही के से अंदाज में बोला था। खासा भेजा है नवाब साहब ने, बाहर से आवाज आई। अरे इसकी जहमत क्यों फरमाई, हम खिचड़ी पकवाने जा रहे थे, इमरान ने कहा। खामोश हो, गजाला भुन्ना कर बोली। ये मजाक नहीं है मोहतरमा, हम हकीकतन प्रिंस ऑफ ढम्प हैं, इमरान ने कहा। इस बार जरूर जान से जाओगे, वो दांत पीस कर बोली। आप ये क्यों नहीं देखती कि बाजे गाजे के साथ आए हैं, जरूर खासा लाए होंगे, इमरान बोला। खासा क्या, गजाला ने पूछा। तनावल फरमाने की चीज है, लेकिन एक बहुत बड़े नकाद और शाय नोश भी फरमाते हैं, और खास तौर पर ड्रामे में, इमरान बोला। क्या बकवास कर रहे हो, गजाला ने कहा। उर्दू अदब की तारीख मुरतब कर रहा हूं, इमरान बोला। यहाँ उर्दू अदब मुरतब हो रहा है, वो आंखें निकाल कर बोली। ओहो, ये तो भूल ही गया था कि प्रिंस ऑफ ढम्प के लिए खासा आया है। बहरहाल दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, इमरान ने कहा। तुम नहीं मानोगे, जरा अकल इस्तेमाल कीजिए, कई आदमी मालूम होते हैं, दरवाजा तोड़ देंगे, इमरान आहिस्ता से बोला। अच्छा तो मैं कमरे में बंद हुई जाती हूँ, गजाला ने कहा। आपकी मर्जी, लेकिन लैंप यहीं छोड़ जाइएगा, वरना खासे का जायजा कैसे लूंगा, इमरान ने कहा। वो उसे लैंप थमाकर खुद कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके बोल्ट कर दिया। इमरान लैंप को एक स्टूल पर रखकर सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलिए जनाब, बाहर से फिर आवाज आई। इमरान ने दरवाजा खोल दिया। एक आदमी बाहर खड़ा नजर आया और उसके दोनों हाथ खाली नहीं थे। आदाब बजा लाता हूं योर हाइनेस। जरूर बजाओ, बल्कि अंदर आ जाओ, आकर बजाओ, इमरान ने कहा। वो रोशनी में आ गया। उसके हाथ में नाश्ता दान था और दूसरे में कैसेट प्लेयर। कोई और भी है? नहीं जनाब, उसने कहा। तो फिर मैं दरवाजा बंद कर दूं, इमरान बोला। जरूर जनाब, और बंद ही रखिएगा, इन अतराफ में भेड़िए बकसरत हैं, आने वाले ने कहा। और वो बैंड बाजे वाले कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। ओ जनाब, वो तो मैं कैसेट चला रहा था। अब इस तरह काम चलता है तकरीबात पर। नाम के नवाब रह गए हैं, इख्तियारात गए, जमीनें गई। वज़ादारी निभाने के लिए नवाब साहब ने फरमाया था कि कैसेट प्लेयर ले जाओ, आने वाला बोला। खूब खूब, और खासे में क्या है? इमरान ने पूछा। इसका तो मुझे इल्म नहीं, उसने नाश्ता दान इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नवाब साहब ने फरमाया था कि अपनी मौजूदगी में, मेरा मतलब है कि अगर आप मेरी मौजूदगी में ही तनावल फरमा लें तो बेहतर है, आने वाला बोला। नाश्ता दान वापस लेकर जाओगे? इमरान बोला। यही हुक्म मिला है, आने वाले ने कहा। तो क्या हम नवाब झापिक टोला का नाश्ता दान लेकर भाग जाएंगे? याद रहे कि अभी हम बाइख्तियार हैं और हमारी सारी जमीनों पर बफजला ताला कद्दू की काश्त हो रही है, इमरान ने कहा। जरूर जरूर योर हाइनेस, आने वाला बोला। नवाब साहब ने फरमाया था कि आपके साथ आपकी सेक्रेटरी भी होंगी। नवाब साहब से कह देना कि सेक्रेटरी खैरियत से हैं, इमरान बोला। आप खासा तनावल फरमा लें, आने वाले ने कहा। अच्छी बात है, तुम यहाँ इस कमरे में बैठो। अब हम इतने बदतहजीब तो नहीं हैं कि नाश्ता दान ही खाने में खाना शुरू कर दें, इमरान ने कहा। आप क्यों तकलीफ फरमाते हैं, मैं किचन से बर्तन ला रहा हूं, आने वाला बोला। नहीं, तुम यहीं बैठो, इमरान ने उसे कमरे में धकेलते हुए कहा। नाश्ता दान पहले ही उसके हाथ से ले चुका था। कमरे में अंधेरा था। अजनबी लुढ़खुड़ा कर गिर पड़ा। इतने में इमरान ने दरवाजा बंद करके बाहर से बोल्ट कर दिया। योर हाइनेस, योर हाइनेस, अंदर से आवाज आई। हमें किसी के सामने खाना खाते हुए शर्म आती है, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर तक बंद रहना पड़ेगा। हम नवाब साहब से माजरत कर लेंगे इसके लिए, इमरान ने कहा। फिर वो नाश्तादान लिए हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें गजाला बंद थी। अब बाहर आ जाइए, उसने दरवाजा बजाकर कहा, लेकिन कोई जवाब ना मिला। दूसरी बार जरा जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन दूसरी तरफ बदस्तूर खामोशी छाई रही। दरवाजा खोलिए, वो मेरे काबू में है, एक ही था, इमरान ने किसी कदर ऊंची आवाज में कहा। लेकिन अंदर से गजाला की आवाज ना आई।
उसने नाश्तेदान फर्श पर रख दिया और लैंप उठाकर वो दोनों कमरे भी देखे डाले जो खाली थे। फिर उस कमरे की तरफ पलटा जिसे नौवारिद को बंद किया गया था। बोल्ट खिसकाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे तो खुल गए, लेकिन नौवारिद का कहीं पता नहीं था। इमरान ने दरवाजा बाहर से बोल्ट किया था और खिड़कियां भी सलाखोंदार थीं। तो फिर क्या हुआ? वो हवा में तहलील होकर बाहर निकल गया। इसका जहन तेजी से काम कर रहा था। कहीं गजाला भी इसी तरह गायब ना की गई हो। वो कमरे से निकला और उसका दरवाजा बंद करके दोबारा बाहर से बोल्ट कर दिया। फिर गजाला वाले कमरे के सामने पहुंचकर रुका, लैंप फर्श पर रख दिया, एहतियातन एक बार फिर दस्तक दी और कोई जवाब ना मिलने पर दरवाजा ही तोड़ देने की तैयारी करने लगा। लेकिन फिर दूसरे कमरों का ख्याल आया, क्यों ना उनके दरवाजे भी बाहर से बोल्ट कर दिए जाएं। इस ख्याल के तहत पलटने वाला था कि आंखों में तारे नाच गए। किसी ने गर्दन पर कराटे का भरपूर हाथ रसीद कर दिया था। दांत बचकर रह गए और वो मुंह के बल फर्श पर चला आया। ऐसा ही जचा तुला हाथ था कि फिर ना उठ सका। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।